हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे और प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें और अपने आप को सेफ़ रखें और ज़्यादातर घर से बाहर ना निकलें। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आज का टॉपिक है वीडियो का इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, किस तरह से हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो फॉर्म हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से फॉर्म हुआ और कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे और इसके पहले कौन कौन सी थ्योरीज फ्लॉप हुई एंड किस तरह से हम फाइनली कंक्लूजन तक पहुँचे। तो चलिए इसको बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जो थे वो थे जॉन डॉबर्नियर साहब, जिन्होंने अपना खुद का एक कंसेप्ट दिया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे अरेंज, इन्होंने क्या किया, जॉन डॉबर्नियर इन 1870 अरेंज द एलिमेंट्स इन सेट ऑफ 3 नोन एज ट्राइड्स। तो उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया ग्रुप ऑफ 3 में और उन ग्रुप ऑफ 3 को उन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया और इस तरह से अरेंज किया कि उनका जो एटॉमिक वेट था in such a way that the atomic weight of the middle element is the arithmetic mean of the atomic weight of the other two elements। क्या कहा कि उन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि जो एटॉमिक वेट था मिडिल एलिमेंट का वो अर्थमेटिक मीन था एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट वही मिल रहा था उनको। तो जैसे कुछ ट्राइड्स के मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स लिख करके दिखा रहा हूँ, इनको ध्यान से देखेंगे आप। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स सामने लिखे हुए हैं। मैं उनको और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है, ठीक है। तो फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस का मास तो आपको पता ही है। तो फॉस्फोरस का मास 31 ग्राम्स होता है और आर्सेनिक का मास 75 और Sb का मतलब लेड होता है, इसका मास 120 ग्राम्स होता है। तो चलिए अब इसका मीन निकालते हैं। तो ये आपका मिडिल एलिमेंट है, ठीक है, ये मिडिल एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा, ठीक है, तो मैं इसे मिडिल मास के नाम से लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मिडिल का जो मास है एलिमेंट का वो फर्स्ट के मास और थर्ड के मास का सम बाई 2 के इक्वल होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे 75 आता है, यहाँ पे 31 प्लस 120/2 अप्रोक्स बनेगा। ठीक है, बहुत ही अप्रोक्स बनने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या बनेगा आपके पास। इट इज़ 151, ठीक है, 151/2। तो अप्रोक्स आप देख सकते हो ये आपके पास आ रहा है 75.5 ग्राम्स, जो कि ये 75 के इक्वल है। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग करने की कोशिश की। ऐसे ही अगर मैं ये वाला केस आपको दिखाऊं तो यहाँ लिख सकते हैं केस 2 और इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी वही होने वाला है कि आपके पास जो मिडिल एलिमेंट है या मिडिल का मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास के सम का बाई 2 होगा। यही होता है आपका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप करके देखो। यहाँ मिडिल एलिमेंट कौन सा है, ब्रोमीन है, उसका मास यहाँ लिख देते हैं। देखते हैं कि क्या RHS में भी आपके पास 80 ही आता है क्या। तो यहाँ हो जाएगा क्लोरीन का मास 35.5 प्लस 127/2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो आपके पास बनेगा ये, तो आपके पास ये बनेगा 81.25, ठीक है, जब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली 80 के इक्वल है। तो इस तरह से इन्होंने कोशिश की थी कि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज करें, बट ये ट्रायड्स ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं हो पाए और बहुत ही कम ट्रायड्स थे ऐसे जो इस लॉ को फॉलो कर रहे थे बेसिकली। तो ये था जॉन डबर्नियर वाला एक्सप्लेनेशन, और उन्होंने जिस तरह से आपको बताने की कोशिश की कि जो एलिमेंट्स थे उनको सेट ऑफ 3 में उन्होंने अरेंज किया और उनका अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश की ताकि फिर वो फर्दर अरेंज कर सके उनको इस तरीके से। तो फिर इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूलैंड साहब आए और न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया। सो न्यूलैंड गेव लॉ इन, अब इनकी डेट कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बच्चों यहाँ पे ये था कि उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट in a series such that the properties of the first element resembled with every 8th element of the series। यानी उन्होंने इस तरह की एक सीरीज बनाई जिसमें एटॉमिक वेट जिसका सबसे कम एटॉमिक वेट था उसको सबसे पहले सीरीज में रखा, और जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट था उसको सबसे लास्ट में रखा। उन्होंने 8-8 की सीरीज बनाई थी, इसलिए उन्होंने उसको नेम दिया ऑक्टेव, ठीक है। जो सीरीज का नाम था वो था ऑक्टेव। नाउ व्हाट इज द ऑक्टेव? ऑक्टेव एक टर्म है जो कि 8 म्यूजिकल नोट से कॉइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। दिस रेफर्स टू द 8 म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वहाँ से जैसे यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा बजाने के बाद फिर आप दोबारा से सा रे गा मा पा धा नी सा ही बजाते हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, जो हर 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करेगा, ठीक है। बट आज के टाइम में वो 8th एलिमेंट नहीं है, वो 9th एलिमेंट है, यानी नोबल गैसेस। ऐसे आप समझ लो कि उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उन्होंने 8th बोला था, बट अब वो 9th होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी नोबल गैसेस थी अब आपके सामने डिस्कवर हो गई। तो आप ये समझ लो आपकी जो नोबल गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड से रिजेंबल करती हैं। यानी किसी भी पीरियड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ठीक है। ऐसा इनके बेसिस पे कहना है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी तो आप नोबल गैसेस को इग्नोर कर दो क्योंकि उस समय डिस्कवर हुई नहीं थी, बट आप ऐसे याद रखेंगे कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी वाज सिमिलर टू एवरी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये न्यूलैंड साहब का अरेंजमेंट था। अच्छा जी, जैसे मैं आपको एक सीरीज़ का यहाँ पे एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नियॉन तो नोबल गैस है, वो जो फर्दर बाद में डिस्कवर हुआ। हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी आर टोटल हैविंग 9 एलिमेंट्स हियर इन दिस केस, ठीक है। बट अगर आप ये सोचो कि उस समय नोबल गैसेस नहीं थी तो हम ये क्रॉस आउट कर देते हैं। एक्चुअली आना तो ऐसी चाहिए LiBeBCNOF NE, बट उस समय ये नहीं थी। तो 9 एलिमेंट्स की जगह हम टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? 8 एलिमेंट्स थे। तो Li की प्रॉपर्टीज़ Na से रिजेंबल करती थी डायरेक्टली। आप देख ही रहे हो Li और Na दोनों ही
कैसे एलिमेंट्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स नहीं, एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स तो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है, ये एल्कली मेटल्स हैं। तो Li और Na बोथ आर एल्कली मेटल्स और बोथ आर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, और दोनों ही आपस में प्रॉपर्टीज उनकी रिजेंबल करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग करने की कोशिश की, जो ज़्यादा देर तक नहीं चली। इट यहाँ पे लिख देते हैं, इट लास्टेड टिल कैल्शियम, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये इनका ये सिस्टम चला और उसके बाद फ्लॉप हो गया। तो भाई अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि फिर भी अब ये सारे एलिमेंट्स तो अरेंज नहीं कर पाए, इनके कई सारे ड्रॉबैक्स थे, तो फिर ये फ्लॉप हो गया इनका। ऐसे फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक और थे जिनका नाम था लूथर मेयर। ठीक है, इन्होंने इनका ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कभी भी पेपर में, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने ना ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, और तो यहाँ पे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअली एक फीमेल थी, तो यहाँ पे लिखेंगे शी यूज्ड द फिजिकल and chemical physical properties ठीक है, physical properties such as melting point, boiling point, etc. to construct a graph. एक ग्राफ बनाया उन्होंने, और ग्राफ के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। जैसे ग्राफ रफली उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ऐसे करके ना, फिर ऐसे चला गया, फिर उसके बाद ऐसे, फिर अचानक से ऊपर चला गया, फिर देन, तो मतलब ये ग्राफ काफ़ी मतलब इनएक्यूरेट था, या इनएक्यूरेट नहीं कहना चाहिए, मतलब रेगुलर कर्व नहीं शो कर रहा था। ये ग्राफ भी आपका इरेगुलर कर्व शो कर रहा था, फिर ऐसे करके फिर नीचे चला गया ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे आयोडीन है, जैसे हर ग्राफ के एक एंड पे एक ना एक एलिमेंट आपको मिलेगा। कार्बन, यहाँ पे आपके पास बेरिलियम है Be, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास सोडियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर इधर एल्युमिनियम है। ऐसे करके एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करने के लिए कोशिश किया, बट इनका ज़्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि ऐसे कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स की आप ग्राफ ही देख रहे हो कितना इनएक्यूरेट है। तो यहाँ पे मैं CS बना देता हूँ। यहाँ पे आपके पास Fe है, इस तरह से CS है, यहाँ पे लास्ट में फिर Na है। तो ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की, बट एक्चुअली शी कुड नॉट डू दैट बिकॉज ऑफ इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ आप देख रहे हो ग्राफ में, तो वो नहीं हो पाया। हमें एक्चुअली पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कोई ऐसी ट्रेंड चाहिए थी, ऐसा कोई प्रॉपर्टी चाहिए थी जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हो हर बार इंक्रीज़ डिक्रीज़ और यही चल रहा था। तो ये भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपके सामने मेंडलीफ। इनका काफ़ी पावरफुल रहा एक्सप्लेनेशन।
क्योंकि इनके टाइम तक नोबल गैसेस तो आ ही गई थी। नोबल गैसेस के आ जाने की वजह से ये थोड़ा स्ट्रेंथन भी हो गया पीरियोडिक टेबल। और इसके बाद कुछ चीज़ें और भी इन्होंने बड़ी अच्छी की कि इन्होंने एलिमेंट्स के लिए स्पेसेस छोड़ दिए अपने पीरियोडिक टेबल में। तो मैं सीधा सीधा इनके लॉ की बात करता हूँ जो इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने कहा भाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये इन्होंने कहा कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप एलिमेंट्स की देखते हो वो सारी पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस की, और ये भी बेचारे एटॉमिक मास को ही लेकर के पूरा पीरियोडिक टेबल बनाते रहे। बट अल्टीमेटली इनका भी पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं एटॉमिक मास, यही बिल्कुल किसी काम का नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ऐसा है। तो पहले बात करते हैं इनके फ़ायदे क्या थे। पहले तो इनके कुछ, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था और काफ़ी क्लोज भी थे, बट इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज़ किया वो बिल्कुल यूज़लेस था। लेकिन वैसे कुछ जो फ़ायदे के काम इन्होंने किए वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इनके जो पीरियोडिक टेबल में 9 रोज थे, ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, सॉरी, एंड तो यहाँ पे 9 रोज नहीं लिखना चाहिए, 9 वर्टिकल कॉलम्स थे। और इनके पास तो बेसिकली इनके पास 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम आज की डेट में ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रुप्स। 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो ग्रुप, जिसको हम आज के टाइम में 18 ग्रुप भी जानते हैं, मतलब 18 ग्रुप के नाम से याद रखते हैं, जिसको हम नोबल गैस कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास नोबल गैसेस आती हैं। अब ये जो एक्सेप्ट आपके पास जो फर्स्ट और 8th ग्रुप है, आप यहाँ पे फर्स्ट और 8th ग्रुप, बाकी सारे ग्रुप्स आपके इसमें सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे। उन सब ग्रुप्स में फिर एलिमेंट्स को रखा गया था। ये है सिस्टम। यहाँ पे 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको हम पीरियड्स कहेंगे या पीरियड कहोगे, जो भी है। और हॉरिजॉन्टल रोज आप आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पीरियड्स के नाम से ही याद रखेंगे। तो ये था इनका स्ट्रक्चर ओवरऑल, जो जिस तरह से इनका पीरियोडिक टेबल दिख रहा था। सिग्निफिकेंस की जो अगर हम बात करें कि क्या इस इनके पीरियोडिक टेबल इम्पॉर्टेंट था, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ बात करते हैं कि इनके फ़ायदे क्या थे। तो इनकी जो प्लानिंग थी बहुत ही सिस्टमैटिक थी, और जिस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया। तो यहाँ पे है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। इन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स भी प्रिडिक्ट किए थे, तो ये भी एक अच्छी बात थी। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस में आता है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके मासेस डाउटफुल थे, तो उनके मासेस को भी उन्होंने करेक्ट किया था। और हाँ, जो एलिमेंट्स उस समय अनडिस्कवर्ड थे बेसिकली, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइडेड नहीं थी उस समय, तो उनको क्या किया, उनके लिए स्पेसेस छोड़ दिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल में। और अपनी तरह से ये एज्यूम करके चला कि हाँ, जिनकी प्रॉपर्टीज़ ये होगी तो वो इसी प्लेस पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये उनकी प्लानिंग थी और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। स्पेसेस छोड़ दिए, अपनी तरफ से ही नहीं मान लिया कि हाँ इतने ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि काफ़ी जो पुराने पीरियोडिक टेबल्स आपने देखे पुराने साइंटिस्ट के, यानी जो अभी तक मैंने आपको साइंटिस्ट डिस्कस किए, उन सब ने यही मान लिया था कि भाई यस, ये तो इतने ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको अब
लिमिटेशंस की बात करता हूँ। लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, इनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या थे, इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया या क्या गलत था इनके पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये एक प्रॉब्लम था। फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, फिर आपको यहाँ पे बताऊंगा पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, यहाँ लिखना चाहिए अर्थ एलिमेंट्स, इनके बारे में इन्होंने डिस्कस नहीं किया था। और भी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, बट मैं आपको कुछ ही बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से। हाँ जी, और एक और चीज़ थी, इन्होंने एका जर्मेनियम और एका सिलिकॉन का नाम थोड़ा सा चेंज किया था, तो आज के टाइम में हम इससे गैलियम और दूसरे का भी एक डिफरेंट नेम है, उसके नेम से हम याद रखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और नोबल गैसेस को भी इन्होंने, ऐसा नहीं नोबल गैसेस लाए थे, बट ज़ीरो ग्रुप का कंसेप्ट कुछ इतना ज़्यादा चला नहीं, बट आज भी हम 18th ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जो मेन बातें हैं समझने वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये सब फ्लॉप हो गया, लिमिटेशंस भी आपसे मैंने डिस्कस कर दी, ये सब जब फेल हो गया, तो एक आए हेनरी मोजले, ठीक है, मोजले। इन्होंने क्या कहा कि जो हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं वही गलत है, ठीक है। हम किस चीज़ को बेस मान रहे हैं पीरियोडिक टेबल का? एटॉमिक वेट, बट लेना क्या चाहिए? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वही बात वही हो गई, बट एटॉमिक नंबर लेना चाहिए, सॉरी। इन्होंने ये बताया कि भाई हम एटॉमिक वेट की जगह हमें क्या लेना चाहिए? एटॉमिक नंबर को बेस लेना चाहिए। ये एक्चुअली ये वर्ड उस समय किसी को नहीं पता था, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इन्होंने ये एक नया टर्म कॉइन किया। इन्होंने ये बताया कि जो एटॉमिक नंबर है ये बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन होता है एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। और ये वर्ड इन्होंने खुद कॉइन किया था। तो ऑन ब्रीफ स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उन्होंने खुद से एक नया टर्म डेवलप किया जिसका नाम था एटॉमिक नंबर, जो स्ट्रिक्टली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होती है आपको पता ही होगा, रेडियस होता है और एटॉमिक साइज और ये सब चीज़ें, तो दीज आर ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। फिर रेडियस हो गया, फिर आयनिक करेक्टर हो गया, तो दीज आर ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। अब ये चीज़ डिसाइड हुई इनके थ्रू, और फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। मतलब जो नया पीरियोडिक टेबल आपके पास बन के आया वो स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ भी उन्होंने ऑब्जर्व की कि इसका जो ट्रेंड था बहुत ही ऑसिलेटिंग था, ठीक है। यानी इसका ट्रेंड कैसा था? इरेगुलर था, और जब इसको ऑब्जर्व किया तो वो बिल्कुल रेगुलर बन रहा था। तब आप आसानी से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब एलिमेंट्स को हम जैसे एक्स वाई जेड हमारे पास और फिर ए, ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो कभी भी आपको ऐसे मासेस नहीं मिलेंगे कि इसका 1 ग्राम हो जाए, इसका 2 ग्राम हो जाए, इसका 3 ग्राम हो जाए, इसका 4 ग्राम हो जाए। भाई ऐसे कभी भी एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे जिसका मास हमेशा सीक्वेंस में ही चलेगा।
हो सकता है कि ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसका मास बहुत कम हो जाए, इसका ज़्यादा हो जाए, जेड का, इसका वाई का बहुत कम हो जाए। तो ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर, यानी एटम टू एटम पे वेरी करेगा, यानी एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स वेरी करता है। तो इसको हम लोग नहीं कर पाए फिर इस तरह से कंटिन्यू, हमने फाइनली एटॉमिक नंबर को एक बेस मान लिया। तो फिर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो किस तरह चेंज हुआ? द फिजिकल and chemical properties are the big functions of their atomic number। ठीक है, फिर ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।